हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो हमने पार्ट 2 में पब्लिक एंटरप्राइज के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी सेम नहीं होती, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को कभी सेम मत समझना, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, देखिए गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके जो शेयर होल्डर होते हैं, जो कि कंपनी को एक ओनर की तरह होते हैं, वो गवर्नमेंट हो। यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो कौन होगा, वो गवर्नमेंट होगी। अगर उस कंपनी की शेयर होल्डर है गवर्नमेंट के पास है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कहलाएगी। और जो आपकी गवर्नमेंट है उसके पास कम से कम 51% जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, चाहे वो आपकी सेंटर की गवर्नमेंट है चाहे वो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि कंपनी जो होती है ना, कंपनी के शेयर्स होते हैं, यानी कि कंपनी का हिस्सा। अगर कंपनी का 100% हिस्सा है, यानी कि 100% शेयर है, उसमें से कम 51% जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, चाहे वो आपकी सेंटर की गवर्नमेंट है चाहे वो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो कंपनी होती है अगर उसके शेयर होल्डर उसके गवर्नमेंट होगी, वो भी 51% शेयर्स, कम से कम 51% शेयर के साथ वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी होती है वो बनती है एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करती है। रजिस्टर भी उसके अकॉर्डिंग ही होती है, यानी कि एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही सारा काम गवर्नमेंट कंपनी देखती है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। A government company is established under the Company Act 2013 and is registered and governed by the provision of the Act। यानी कि 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही कंपनी जो है सारा काम करती है, उसके अकॉर्डिंग ही रजिस्टर्ड होती है, ठीक है ना। ये इसलिए बनाई जाती है जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी होती है, ताकि वो प्राइवेट कंपनी के साथ क्या कर सके, अपना कंपटीशन कर सके, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट अपनी कंपनी को बनाती है ताकि वो प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन दे सके। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसका मतलब होता है कोई भी कंपनी जिसका नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कम से कम किसी कंपनी में अगर गवर्नमेंट शेयर होल्डर है तो उसका 51% कम से कम हिस्सा किसके पास होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। चाहे वो आपकी सेंटर की गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है, चाहे वो पार्टली सेंटर गवर्नमेंट है या फिर पार्टली स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर कोई गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी है। अब देखिए सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, एक होती है आपके पास होल्डिंग कंपनी और एक होती है आपके पास सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी कौन होती है, होल्डिंग कंपनी को हम बोल देते हैं पेरेंट कंपनी, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है ये होती है आपकी मेन कंपनी। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसकी जो ब्रांचेस है वो देश के अलग अलग कोने में है, कोई दिल्ली में है, कोई चेन्नई में है, ठीक है ना, कोई कोई चंडीगढ़ में है, उसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह पर है। यानी कि उसकी जो मेन छोटी छोटी उसकी जो ब्रांचेस है वो अलग अलग देश के अलग अलग कोने में है। तो जो इसकी मेन होल्डिंग पेरेंट कंपनी है वो मुंबई में है, यानी कि उसकी जो मेन कंपनी है वो चलाने वाली कहाँ पर है, मुंबई में है। लेकिन उसी कंपनी की जो सब्सिडरीज होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, एक तरीके से ब्रांचेस ही बोल देते हैं उसको, वो देश के अलग अलग कोने में है। तो यानी कि यहाँ पर जो उसकी देश में अलग अलग कोने में ब्रांचेस हैं उसी को सब्सिडरी कंपनी बोल दिया जाता है। यानी कि छोटी छोटी मेन कंपनी की छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है ना। जो आपकी होल्डिंग कंपनी है, जो मेन कंपनी है, उसी के पार्ट्स ऐसे बोल सकते हो आप कि उसी के पार्ट्स जो हैं वो देश के अलग अलग कोने में है, एक ब्रांचेस की तरह है। चाहे वो सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो, उसके पास भी 51% शेयर होल्डर जो है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट कहलाएगी,
ठीक है, कहने का मतलब होल्डिंग कंपनी क्या होगी कि जो मेन कंपनी है आपकी पेरेंट कंपनी, उसमें से निकली हुई छोटी छोटी उसकी ब्रांचेस, उसकी कंपनियां, सब्सिडरी कंपनी, उसी कंपनी में से निकली हुई उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस, उसके छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम बोल देते हैं सब्सिडरी कंपनी। चाहे वो भी है तो उसमें भी 51% शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए। और गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो मे बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी फॉर्म्ड हो सकती है। और एक बात यहाँ पर देखनी है, जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो राष्ट्रपति के नाम से परचेज किए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आपकी गवर्नमेंट है, वो शेयर होल्डर है कंपनी की, वो भी 51% के शेयर के साथ, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और जो शेयर वो कंपनी परचेज करेगी, गवर्नमेंट शेयर परचेज करेगी, वो किसके नाम से करेगी, आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। और इसके बाद इसके फीचर्स क्या आते हैं कि ये एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करती है। ये किसी के ऊपर केस कर भी सकती है और कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है, क्योंकि इसकी अपनी अलग पहचान होती है। हमने डिस्कस कर रखा है कि जो कंपनी होती है उसकी अपनी अलग पहचान होती है, उसकी आइडेंटिटी अलग होती है। वो किसी के ऊपर केस कर भी सकती है, कोई उसके ऊपर भी केस कर सकता है। कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी सकती है, ठीक है, यानी कि अपने नाम से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकती है। तो जो मैनेजमेंट है कंपनी की, वो सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी जो कंपनी एक्ट में दिए होंगे, यानी कि सारा काम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही करेगी। जो कंपनी होती है वो कहाँ से फंड लेती है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग से, यानी कि यहाँ पर या फिर और प्राइवेट शेयर होल्डर हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन मेन जो कंट्रीब्यूट है वो गवर्नमेंट का ही होता है, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। उसके बाद लिखा हुआ है द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन एज कंटेन इन द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज, यानी कि यहाँ पर ये इसका मतलब ये निकलता है कि जो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है, उन्हें रखा जाता है, वो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। जो कंपनी के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी की क्या क्या मेरिट्स होती हैं। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी स्टैब्लिश वाइल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट, सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि कहने का मतलब जो है, जो आपकी कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी, वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग काम करती है। उसे अलग से लेकर आने के लिए पार्लियामेंट में आपको सेपरेट एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमने स्टैट्यूटरी में देखा कि उसको लेकर आने के लिए अलग से पार्लियामेंट में आपको एक्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी को लेकर आने के लिए आपको स्पेशल पार्लियामेंट में एक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। और कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, ये यानी कि कहने का मतलब ये किसी के ऊपर केस कर भी सकती है, कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है, ये अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकती है, ठीक है ना, यानी कि इसकी अलग आइडेंटिटी होती है। और ये अपनी पूरी की पूरी आप बोल सकते हो फ्रीडम को एंजॉय करती है। ये सारे के सारे मैनेजमेंट डिसीजन अपने हिसाब से लेती है। अब देखिए ना, कोई कंपनी होती है वो अपने हिसाब से चलेगी ना। बेशक यहाँ पर हम बोल देते हैं कि 51% शेयर जरूर गवर्नमेंट का है, लेकिन वो अपने हिसाब से काम करेगी, उन्हें आज़ादी होती है। उन्हें कोई पार्लियामेंट में जाकर जवाब नहीं देना होता, उनकी कोई यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में जाकर सब चीज़ों का जवाब दे कि हाँ वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो ऐसा क्यों कर रही है, हर चीज़ का जवाब पार्लियामेंट में जाकर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये कंपनी जो होती है हमें गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल प्राइस में देती है। अगर आप बात करें प्राइवेट कंपनी के बारे में ना, प्राइवेट कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, इसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, ठीक है ना, जाने कि लोगों का भला करना। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। तो जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है, जो हमें सामान बेचती है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमें एक रीजनेबल प्राइस में सेल करती है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन इसकी क्या होगी, देखिए जो गवर्नमेंट है वो ही शेयर होल्डर है ना, कोई और तो है नहीं, कोई और तो नहीं है, जाने कि यहाँ पर मेन जो चलाने वाला कौन है, वो गवर्नमेंट है।
बेशक हम बोल लें कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी काम कर रही है, लेकिन जो उसे चलाने वाला है वो कौन है? गवर्नमेंट है। यानी कि यहाँ पर सारा काम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा। बेशक तो हम एक्ट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर चलेगी किसकी? गवर्नमेंट की चलेगी। यहाँ पर किसी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन्हें पार्लियामेंट में जाकर जवाब देना पड़ेगा, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था कि मिनिस्टर को पार्लियामेंट में जाकर जवाब देना पड़ता था हर चीज़ का। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप अपना काम करते रहे, आपको यहाँ पर पार्लियामेंट में जाकर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ही क्या है? यहाँ पर सोल शेयर होल्डर होती है, यानी कि मालिक कौन है? आपका गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। बेशक हम बोल रहे हैं कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, लेकिन चलेगी किसकी? गवर्नमेंट की, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास ही सारा कुछ है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो अब हमने डिस्कस कर लिए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंटरप्राइज के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज के बारे में डिस्कस कर लिया। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में। तो चलिए, ग्लोबल एंटरप्राइज को मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। तो अब ये होता क्या है? इसके नाम में ही है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी हो सकती है दुनिया में। वो क्या करती है? वो एक से ज़्यादा देशों में क्या करती है? ऑपरेट होती है, यानी कि वो अपनी जो ब्रांचेस होती है वो अलग अलग देशों में लगाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए भी, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं, और अपना काम को बढ़ाने के लिए वो क्या करती है? एक देश में से बहुत सारे देशों में अपना काम इंक्रीज करने के लिए वो अलग अलग अपनी ब्रांचेस अलग अलग देशों में खोल लेती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब हो गया मल्टीनेशनल कंपनी। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई में है। ठीक है, तो ये इसका मेन हेडक्वार्टर हो गया मुंबई में, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस है वो अलग अलग कंट्री में है। कोई फ्रांस में है, ठीक है ना, कोई अमेरिका में है इसकी ब्रांच, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है इसकी ब्रांच, कोई इंग्लैंड में है इसकी ब्रांच। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस है वो दुनिया के अलग अलग कोने में है। यानी कि एक कंपनी देश के अलावा देश में, फॉरेन में, ठीक है ना, अलग अलग फॉरेन के हिस्सों में क्या कर रही हैं? ऑपरेट कर रही हैं। यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी होती है, एक कंपनी जो कि जिसका हेडक्वार्टर एक देश में होता है, लेकिन जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो देश में, फॉरेन में अलग अलग कोनों में होती हैं, और वो चलाती कहाँ से है? अपने मेन हेडक्वार्टर से। काम सारा यहीं से चलेगा, मुंबई से ही सारा काम इन ब्रांचेस में चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कंपनी होती है और वो अलग अलग देशों में काम कर रही है, उसका हेडक्वार्टर एक जगह होता है, वो चलाती है अपने हेडक्वार्टर से, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस होती है वो दुनिया के अलग अलग कोने में होती हैं, फॉरेन में होती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कंपनी अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर अपना काम कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, तो उसी को मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोल दिया जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीनेशनल सारा काम हो रहा है, एक जगह पर नहीं हो रहा है, अलग अलग देशों में काम हो रहा है। एक कंपनी जो है वो अपनी ब्रांचेस दुनिया के अलग अलग कोने में खोल रही हैं। जिसको रीड करते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड द मार्केटिंग ऑपरेशन थ्रू आर नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेस इन सेवरल कंट्री। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो ग्लोबल एंटरप्राइज है वो क्या करती है कि यहाँ पर अपनी जो ब्रांचेस होती हैं वो अलग अलग देशों में खोल लेती हैं, लेकिन उसका जो मेन काम होता है उसके हेडक्वार्टर से चलता है, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें बोल दिया जाता है मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स। और जो दीज एंटरप्राइज ऑपरेट इन सेवरल एरिया प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट विद देयर बिजनेस स्ट्रेटजी एक्सटेंडिंग ओवर अ नंबर ऑफ कंट्रीज। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है
कि अब एक कंपनी, अब देखिए उसे क्या चाहिए, उसे प्रॉफिट चाहिए, उसकी ब्रांचेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगी, अपना जो प्रोडक्ट है दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर बेच रही है। लेकिन चल वो एक ही जगह से रही है, हेडक्वार्टर उसका वहीं पर ही है, लेकिन वहाँ पर ऑपरेट हो रही है दुनिया के अलग अलग हिस्से में जाकर। इसको बोल देते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी या फिर ग्लोबल एंटरप्राइज। नेक्स्ट है हमारे पास इसके फीचर, सबसे पहले है फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो तालमेल बनाकर काम कर रही है पूरी दुनिया से। जैसे कि अगर वो इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट कर रही है, उसको अपनी टेक्नोलॉजी सेल करेगी, उसको गुड्स बना कर देगी, लेकिन जो गुड्स बेचेंगी उस पर नाम किसका होगा, अपनी मेन कंपनी का होगा, ठीक है ना। बेशक उसकी ब्रांचेस जो है दुनिया के अलग अलग कोने में है, लेकिन नाम किसका चलेगा, मेन अपनी कंपनी का, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, देखिए इतना बड़ा काम चलाने के लिए आपको बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इन कंपनी के पास अगर ये अलग अलग देशों में जाना चाहती हैं, ऑपरेट करना चाहती हैं, अलग अलग देशों में जाकर काम करना चाहती हैं, तो इनके पास इतना फंड होना चाहिए ताकि ये अलग अलग देशों में काम कर सकें। और इनके पास बहुत सारे इतने सोर्सेस भी होते हैं, यानी कि ये फंड कहाँ से अरेंज करती हैं, डिफरेंट सोर्सेज से। प्रोडक्ट इनोवेशन, अब देखिए ये कोई आम कंपनी नहीं है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरी दुनिया में ये चल रही है, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा ना वो अलग ही होगा ना। अब देखिए ये क्या करती है, नए प्रोडक्ट लेकर आती रहती है, नई टेक्निक लेकर आती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज़ कर ये नए प्रोडक्ट को लेकर आती रहती है, उन्हें डेवलप करती रहती है, नई टेक्निक लेकर आती है काम करने को। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ ना कुछ नया ये लेकर आती रहती है। तो नेक्स्ट हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि ये कंपनी मैंने बोला ना ये मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कोई आम कंपनी नहीं है। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो एडवांस होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैच करेगी, इनकी जो क्वालिटी होगी वो भी अलग होगी, ठीक है ना, तभी ये मल्टीनेशनल कंपनी है, कुछ तो खास होगा ना इसमें। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, यानी कि यहाँ पर क्या है, वो अपनी कंट्री तक सीमित नहीं रहती, वो अलग अलग कंट्री में जाकर अपना काम करती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इन कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ना ग्लोबल कंपनी की, वो बाकी कंपनियों से थोड़ी सी अलग होती है, अग्रेसिव होती है, तभी ये थोड़े समय में ही अपनी सेल को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रलाइज कंट्रोल, दे हैव देयर हेडक्वार्टर इन देयर होम कंट्री। मैंने आपको बताया बेशक इसकी जो ब्रांचेस है या फिर इसकी सब्सिडरी है वो दुनिया के अलग अलग कोने में है, लेकिन चलती कहाँ से है, मेन अपने हेडक्वार्टर से ही ये चलती है, मेन अपने हेडक्वार्टर से ही चलेगी। जैसे वो कंपनी के बारे में मैंने बताया, तो बाकी की जो मेन कंपनी इसका हेडक्वार्टर है मुंबई से, कहाँ से चलेंगी बाकी ब्रांचेस, तो मुंबई से ही चलेंगी। सारा काम एक ही जगह से देखा जाएगा। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सारा काम एक ही जगह से चल रहा है, जो पावर्स है उसे अलग अलग जगह पर डिवाइड नहीं किया गया, एक ही जगह से सारी पावर का यूज़ किया जा रहा है, एक ही जगह से सब कुछ चल रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का आपका थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।